तो हम आज का थर्ड सेशन है। अपने लास्ट 2 सेशन में योगा कॉन्सेप्ट देखा। लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर टुडे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। तमेव माता च पितास्तमेव, तमेव बन्धुः च सखास्तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। तो हमने आपको बताया तो ओम का क्या मीनिंग है, बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओम? Om means Om is the name of God, and by chanting Om, we are becoming one with God. It is a way to remember. Om is God. also one sound, Sound. universal sound, Yes. and is also name of God. God. Okay, and this prayer which we are singing, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Mahesh. What is the meaning of this prayer? We are praying to the God for wisdom, for कि अपने लाइफ में गुरु का ज्ञान आए. No, for understanding purpose we are singing this song, Yes. this prayer. Yes. Guru is Brahma, Guru is Vishnu, Guru is Maheshwara, Guru साक्षात परब्रह्म। ऐसा क्यों कहा है गुरु के बारे में, वो आपको समझना चाहिए। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी तक ले गए हैं, वो परब्रह्म तक बता दिया है। क्यों बताया गया गुरु को ही? क्योंकि गुरु बहुत ग्रेट है। क्यों होते हैं ग्रेट? क्योंकि उनके ज्ञान के साथ आप कुछ भी पा सकते हैं। उनका ज्ञान, अपने गुरु का ज्ञान अगर मिलता है तो आगे बढ़ सकते हैं, अपने काम में अच्छा सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। लोग बोलते हैं कि उनका कर्म भी बदल जाता है गुरु के ज्ञान से। तो गुरु की है तो अपने वो भगवान का दर्शन करवा देता है ना। वो बोलते हैं ना, गुरु और गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाँव, गुरु की बलिहारी है जिसने दियो गोविंद दिखाए। गुरु के कारण ही वो गोविंद का दर्शन हुआ ना। गुरु नहीं होते तो खाली भगवान आके दर्शन दे देते, ठीक है ना। जैसे ध्रुव के गुरु कौन थे? नारद मुनि। तो उन्होंने, नारद मुनि ने मंत्र दिया, उसी कारण उसने जो बताया वो हिसाब से उसने तपस्या की, तो उसने गोविंद भगवान का दर्शन हो गया। तो गुरु जो शिक्षा देता है, जो मार्गदर्शन देता है, जो ज्ञान देता है, उसी के कारण भगवान का दर्शन पाना होता है। अपना योग मार्ग में योग होता है, कहते हैं हम। भगवान से योग कैसे होता है? गुरु के कारण। गुरु है तो गोविंद का दर्शन होता है, गुरु को पाना होता है। तो गुरु को ज़्यादा महत्व दिया गया है हर एक आध्यात्मिक या योग की संस्था में। जी, गुरु को बहुत भगवान से भी ज़्यादा महत्व दिया गया है। पर गुरु ऐसा नहीं, जो ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि वो अपने प्रति उसकी शिष्य की श्रद्धा जगावे। उसका मेन उद्देश्य क्या आता है? शिष्य, गुरु का इस शिष्य को भगवान की ओर लगावे। हाँ, वही सच्चा गुरु है। नहीं तो आजकल तो ऐसे गुरु हो गए जो अपनी पूजा करवाते हैं, अपने ही लगा लेते हैं, है क्या नहीं? तो गुरु भी अच्छा होना चाहिए। गुरु भी
सच्चा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। वही। जो शिष्य को भगवान की ओर लगा देवे और बिल्कुल। कल्याण करे, नहीं कि अपना भला करे, बिल्कुल। है ना। तो गुरु का महत्व इसीलिए दिया गया है, गुरु को बनाना है, गुरु बनाओ पहले, भक्ति भी करनी है तो गुरु बना के करो। बिल्कुल। तो वो उनका मार्गदर्शन या उसके जो भी बताते हैं साधना, उसके गुरु के बताए अनुसार करो तो आदमी का कल्याण होता है। अपन ये सब कोर्स तो कर लेते हैं तो गुरु बनाते नहीं किसी को, तो गुरु बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। वो उनके मार्गदर्शन में अपन साधना करते जाएंगे तो बहुत फास्ट डेवलप होते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये प्रेयर अपन याद दिलाने के लिए अपन गाते हैं, ठीक है। और तीसरी प्रेयर ये है, त्वमेव माता च पिता तमें, ये भी बताइए ना, भगवान को ही हम माता पिता गुरु बंधु सखा सर्वस्व मानते हैं, है ना। भगवान का बताया गया है, भगवान की भक्ता को बताया गया है इसमें। अपने सच्चे माता पिता कौन है? ईश्वर। ईश्वर ही है ना। ये सारी माता पिता तो अपने होते, वो भी है, उनका भी इम्पोर्टेंस है, तो उनके भी माता पिता कौन है? सबके ईश्वर। ईश्वर ही है। तो वो भी भगवान के ईश्वर को याद करते हैं अपन, ठीक है। तो ये प्रेयर करने के बाद में अपन देखा है लास्ट 2 सेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ योगा में क्या क्या देखा, आप होमवर्क करके आए, याद करते आए सब डेफिनेशंस? हाँ। क्या क्या है योगा की डेफिनेशंस क्या है? इसमें अपने पास 7 प्रकार की डेफिनेशन है। हाँ। सबसे पहले संस्कृत की डेफिनेशन में ये बताया गया है कि योगा इज़ वननेस, यूनिटी, योगा इज़ यूनिटी विद गॉड। उसके बाद अपने पतंजलि की डेफिनेशन में है योगा इज़ कंट्रोलिंग ओवर मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। फिर अपने वशिष्ठ जी की जो डेफिनेशन है उसमें ये बताया गया है कि योगा टॉक्स अबाउट कामनेस ऑफ माइंड। कृष्ण भगवान जी के डेफिनेशन में बताया है कि योगा इज़ अबाउट डेक्सटेरिटी ऑफ माइंड। एंड गीता में बताया गया है कि योगा इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड। एंड स्वामी विवेकानंद ने 2 टाइप का डेफिनेशन दिया है। एक है योगा कंडेंसेस द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और दूसरा डेफिनेशन है इसमें वो बोलते हैं कि ईच पर्सन हैज़ सुप्रीम डिविनिटी एंड द प्रोसेस योगा इज द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अचीव दैट सुप्रीम डिविनिटी बाय टेकिंग एक्शंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वी कैन डू इट बाय 4 मेथड्स विच इज़ वर्क, वर्शिप, फिलॉसफी एंड साइकिक कंट्रोल। एंड इसके अलावा एक औरबिंदो का भी डेफिनेशन है इनमें, जिसमें वो बोलते हैं कि योगा इज़ अ प्रोसेस इन विच यू कैन डेवलप, इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। यू कैन डेवलप 4 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी विच इज़ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। सो दीज वर 7 definitions of yoga. फिजिकल, मेंटल, intellectual and psychological, emotional and spiritual 5 types of 5 types. personality development Yes. and become complete perfect person. Yes. And mind, destructive not mind, destructive karma योगा कर्मसु कौशलम, तो कर्मों की कुशलता पूर्वक करना ही योग है। और तीसरी आपने इसमें बताई ना वशिष्ठ, वननेस ऑफ, तो वो युज्यते इति अनेन इति योगा का मतलब क्या है? भगवान से एकता, मिलन या जुड़ना। युज्यते अनेन इति योगा। भगवान से बोले तो परमात्मा से या भगवान से एक ही शब्द है। परमात्मा बोलो, ब्रह्म बोलो, परमेश्वर बोलो, भगवान बोलो, सब एक ही। उनसे जुड़ना या उनसे मिलना या योग होना, उसको युज्यते अनेन इति योगा कहा गया है, समझना। और लास्ट में विवेकानंद जी वर्क, वर्कशिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसफी 4 बताए ना जी, तो उसको हम 4 योग के रूप में ले सकते हैं। वर्क बोले तो कर्म योगा, वर्कशिप बोले तो भक्ति योगा, साइकिक कंट्रोल बोले तो राज योगा, और फिलोसफी बोले तो ज्ञान योगा।
तो 4 योगा भी ये भी आ गए बिल्कुल। इसमें। तो राज योगा मतलब माइंड कंट्रोल, राज साइकिक कंट्रोल बोले तो माइंड माइंड कंट्रोल, कंट्रोल। ठीक है। और व्हाट इज नॉट योगा, दैट ऑल्सो वी डिस्कस। we have discussed everything. Yes. So what is our today nowadays so many things are going on, so many types of yoga is going on, Yeah. so many things are going on, they are giving name of yoga. So we should not Be carried away. carried away by these all false propagandas. Yes. So what is not yoga, that also is explained to you. Yes. And now let us go. We have seen all 4 yoga in detail also Definitely. in 2 sessions. Karma yoga, bhakti yoga, raj yoga, and this Gyan yoga. In short, we have gone through, but in length we have not gone this in this crash course of yoga instructor course or yoga teachers course. Definitely. It is a very crash course. It is a very takes long time, but we are making very short because of we nowadays in metropolitan city like Bombay, people have no time in devoting this course. So it is just a 45 days course Right. where one has to complete this complete teaching of the yoga. It is not possible. It takes so many, even life you devote, you cannot complete the yoga course. Yes. It is so lengthy. Yes. No, but to make it short, it is made up in 45 days. For the coming. But you have to devote your whole time. After this session, you have to do reflection over whatever you learnt in this session. Just not leave it after going from here. Right. You have to do manana, reflect on whatever you listen in this session. Then only it will benefit. So you should not involve yourself in any other things of worldly life. And be concentrate what you listen, today's lecture, and concentrate on that. So it will benefit you. So continuous consciousness should be on that topics which we are learned. Understood, no? Definitely. So after going from here, have you reflect over what you listened yesterday? Yes. Continuously you have to listen and stabilize in that. उसमें स्थित होना है, स्थिर होना है, मनन करके स्थिर होना है, कंक्लूजन में आना है कि हाँ ये बात मेरे को सही लगी Right. है क्या नहीं? तो ये अपने को ध्यान रखना है, जो भी सीखते हैं उसके ऊपर अपने मनन करना जरूरी है Right. और उसमें स्थित होना जरूरी है. श्रवण मनन निधिध्यासन कहा गया है ना. तो श्रवण करने के बाद में मनन करना और उसमें स्थित होना. निधिध्यासन मतलब वो जो सुना है उसमें मनन करने के बाद में स्थित होना. तो ये जरूरी होता है. और ये इंग्लिश लैंग्वेज में अपन सब ज़्यादा सीखते हैं ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो दूसरी लैंग्वेज है जो अपने जन्म संस्कारों में नहीं आती है, तो उसके कारण अपन इंग्लिश में सब याद करने जाते हैं तो भूल जाते हैं. हाँ. क्योंकि हमारी वो मातृभाषा नहीं है, हमारी मदर टंग नहीं है, हमारे संस्कारों नहीं है. तो कितना भी याद करो याद नहीं रहेगी. अपने कोई भी वर्ड ऐसे होते हैं परमानेंटली याद नहीं रहते. कोई भी चीज़ सीखी हुई अपन मातृभाषा में याद कर लेते हैं ना, तो लाइफ टाइम याद आएगी. ठीक है नहीं? बिल्कुल. जैसे आपने अभी डेफिनेशन दी, आपको 10 दिन बाद पूछे आप भूल जाएंगे. करेक्ट. भूलेंगे क्या नहीं? करेक्ट. करेक्ट. वही डेफिनेशन को आप मातृभाषा में समझ लिया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे. कितना फर्क हो जाता है मातृभाषा का और पराई भाषा का. बिल्कुल. तो आदमी को आगे बढ़ने के लिए अपनी मातृभाषा में समझना जरूरी है. शॉर्ट में समझना जरूरी है. फिर वो भला इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले, अपनी मातृभाषा में समझना जरूरी होता है. जैसे युजते अनन्य इति योगा में शॉर्ट में समझना यूनियन विद गॉड और परमात्मा. उसको युजते अनन्य इति योगा, जुड़ना या मिलन भगवान से जुड़ना. वो आज समझ लिया तो आप जोड़ सकते हैं फिर. बिल्कुल. बिल्कुल. और जो पतंजलि की परिभाषा आपने बताया चित्तवृत्ति निरोधा मीन्स विचारों को रोकना. तो शॉर्ट में अपन मदर टंग में समझ लेते हैं ना, तो अपने को सब याद रह जाता है. तो एग्जाम्पल बताता हूँ. हाँ. नहीं बिल्कुल सही बात है. काम डाउन भूल जाएंगे, पर शांत रखना माइंड को, वो याद रखेंगे. तो हाँ. है क्या नहीं?
तो ऐसे हर एक शब्द को समता में रखना मीन्स योग दूसरी समता है ना इक्विनिटी ऑफ योगा समत्वम योग उच्चते तो मन को समता में रखना शांत रखना और विचार रहित रहना ये सब धीरे आप ये मदर टंग में समझ लेंगे ना तो आपको ये परिभाषा इंग्लिश की भी समझ में अपने आप आ जाएगी। तो आगे से आप ध्यान रखो इंग्लिश में भला मैं आपको सिखा रहा हूँ क्यों आजकल सब इंग्लिश में ही सीखना चाहते हैं मातृभाषा में आप कम सीखना चाहते हैं तो उसकी पॉपुलरिटी ज़्यादा है वो हिसाब से लेकिन सीखना चाहिए मातृभाषा में कहीं पे भी तो उससे अपने को लाइफ टाइम बेनिफिट होता है। ठीक है तो आगे से आप जो भी स्टडी करते हैं वो अपनी मातृभाषा में समझ के आप करोगे ना तो आपको हमेशा याद रह जाता है। वो आपकी दूसरी कोशिश आप करते हैं LLB का वो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट CA का उसमें भी आप थोड़ा समझ लेंगे ना अपनी मातृभाषा में तो आपको याद रह जाएगा। तो वो इंग्लिश में याद करेंगे तो भूल जाएंगे अब 10 दिन में 1 महीने में 2 महीने में करेक्ट नहीं याद रह सकता है किसी को भी। करेक्ट भले ही आप याद कर लेते हैं भोग लेते हैं लेकिन वो नहीं सकता है। समझ के अपन पढ़ के अपने माइंड में जमा लेते हैं ना तो वो समझ के पढ़ना होगा है ना। एक तो ऐसे ही पढ़ लेते याद करके और एक समझ के पढ़ना उसमें उन दोनों में बहुत फर्क होता है। इसलिए आप जो भी अभी आपके जो भी कोर्सेज चलते हैं उसमें भी आप समझ के पढ़ो तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा आगे जाके। तो ये हो गया जस्ट कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ कंप्लीट करते हैं। आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड पे। आज कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड लेंगे तो ये जो परिभाषा आपने सब देखी वो ज़्यादातर माइंड के ऊपर ही है आपने देखी ना। सब परिभाषा योगा की देखी वो ज़्यादा माइंड पे माइंड है। माइंड को शांत रखना समता में रखना विचारों रहित रखना इक्विटी ये सब आपने देखा ना। करेक्ट बैलेंस रखना ये सब माइंड के ऊपर ही है ना। करेक्ट तो माइंड का इतना इम्पोर्टेंस योगा में दिया गया है इसका मतलब है ना। करेक्ट तो माइंड का कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड आप आज देखेंगे। ये फूफा जी एक चीज़ पर मैं बहुत विचार कर रहा था जिस पे आप बोल रहे थे ना कि अपन कोई विचार में अगर अटक जाते हैं तो उसका निकलने का रास्ता। हाँ वो चक्रव्यूह में मैं बताया था। हाँ तो वो कैसे निकलते हैं वो आगे सीखेंगे क्या अपन। देखो अभी वो आगे तो कोशिश में अपन वापस नहीं लेंगे क्योंकि अपने पास बहुत कंप्लीट करना है ये राज योगा का। फिर भी आपने क्वेश्चन किया है कि आदमी को इस संसार के ये चक्रव्यूह में हम आगे कॉन्सेंट्रेट करते जाते हैं हर एक चीज़ में तो उसमें से अपन बाहर नहीं निकल जाते उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ है क्या नहीं। राइट तो उसमें से बाहर कैसे निकलने का। राइट जो इतना पूरा अपन सांसारिक विषयों में कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा है क्या नहीं। तो उसमें से बाहर कैसे निकलना ये भी एक चक्रव्यूह है ना सांसारिक चक्रव्यूह है। तो अच्छा ये क्वेश्चन आपने पूछा है सांसारिक चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए अपने को जैसे अटैच होते हैं वैसे डिटेच होना भी आना चाहिए। जैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं वैसे डिकॉन्सेंट्रेट भी होना चाहिए। तो वो कैसे किया जाता है डिकॉन्सेंट्रेशन। तो एक तो इसमें अपना जो अटैचमेंट होता है आसक्ति होती है ना उसको हर एक उसमें कम करना है। आसक्ति को कम करना है। अच्छा आसक्ति मतलब क्या है अटैचमेंट फोकसिंग हर एक चीज कोई भी चीज के प्रति फोकसिंग या कंसंट्रेशन या अटैचमेंट है क्या नहीं। तो उसको कम करना है। कैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ के से बहुत ज़्यादा लगाव अगर करते हैं तो अटैचमेंट बढ़ता है। हाँ वो बार बार सोचते हैं तो उसके प्रति अपना लगाव बढ़ता है। कोई एक विचार है समझो ये सिंगल थॉट है उसको बार बार में वो सोचते जाएंगे तो रिपीटेड थॉट्स बिकम अटैचमेंट। कोई भी चीज़ के बार बार सोचने वही उसका अटैचमेंट बन जाता है कि नहीं।
तो रिपीटेड थॉट्स नहीं लाना है कोई भी चीज़ के प्रति। ज़्यादा लगाव राग और द्वेष नहीं करना है, राग भी नहीं करना ज़्यादा से ज़्यादा और द्वेष भी नहीं करना है। लाइकिंग और डिसलाइकिंग जिसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ को ज़्यादा लाइकिंग या डिसलाइकिंग नहीं करना है, अनासक्ति है, डिटेचमेंट है, डिकॉन्सेंट्रेशन है। सबको बैलेंस में रखना है क्या नहीं? तो बैलेंस में रखेंगे तो अपन डिटेच होते जाएंगे, डिकॉन्सेंट्रेट होते जाएंगे। अपने को एनालिसिस करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा कि मैं किस में ज़्यादा अटैच हूँ और उसको फिर कम करना है। किसके प्रति मेरे को ज़्यादा राग है, किसके प्रति द्वेष है, तो दोनों को निकालते जाना है, तो अपन डिकॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपने आप को। डेफिनेटली। क्लियर? उसमें और भी कुछ डाउट है? नहीं, समझ गया। तो ये सब कैसे कर पाएंगे? अपने को अपना लाइफ का गोल ध्यान में रखते हुए। योगा का गोल क्या है? योग करना है ना, भगवान से भगवत प्राप्ति का गोल। मेन तो उद्देश्य वही अपने को मनुष्यों को दिया है ना। फाइनल गोल तो वही है ना अपना। डेफिनेटली। तो वो गोल का लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने को अटैच और डिटेच होना है, और वो भी अटैच और डिटेच बैलेंस में होना है। समझ गए ना? अपने को सब चीज बैलेंस में, क्या बैलेंस का मतलब क्या हुआ? बैलेंस मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। कौन सी चीज में? अटैचमेंट डिटैचमेंट में। हाँ, अटैचमेंट और डिटेचमेंट विषयों के प्रति एक तो हो गया। पांच इंद्रियों है, अपनी 5 इंद्रियां है, उसके विषय है, तो उसमें भी अपने को ज़्यादा अटैच और डिटेच नहीं होना है। फिर लाइफ के दूसरे पहलू भी है, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल, उनमें भी, ये फील्ड में भी अपने को बैलेंस में रहना है कि नहीं? फाइनेंशियल, ये 6 फील्ड है। कौन सा? फिजिकल, मेंटल, सोशल, फैमिली, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल। ये 6 फील्ड में भी अपने को बैलेंस रखना है। आर्थिक, जैसे हिंदी में उसको बोलते हैं आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। 6 फील्ड में अपने को, एक भी फील्ड में बैलेंस नहीं रखेंगे तो उसमें अपने को गड़बड़ हो जाती है। तो ये 6 फील्ड में अपने को बैलेंस रखते हुए चलना है, और किसी में ज़्यादा अटैच नहीं होना है। तो उसी को, ये चक्रव्यूह से बाहर कहाँ आ सकते हैं अपन बहुत जल्दी, है ना? चक्रव्यूह में अपन अभिनय मास्टर घुसते जाते हैं, तो उससे बाहर निकलना आज किसको मालूम नहीं है। तो बाहर कैसे निकलना वो आपको शॉर्ट में बता दिया है, क्योंकि अपना फील्ड, अपना सब्जेक्ट बहुत लंबा है, वापस आ नहीं सकेंगे, तो आपको ये शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया ना? यस। नहीं तो आजकल क्या है, ये कॉन्सेप्ट माइंड में वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर कर दूंगा मैं। तो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली। तो कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड में अपन आज देखेंगे व्हाट इज माइंड। माइंड इज ब्रेन, like brain, thoughts. Mind is the functioning of thoughts. See, mind is, according to what is medical science says about mind, माइंड के बारे में मेडिकल साइंस क्या बोलता है? इज ए वर्किंग ऑफ ब्रेन सेल्स। Every cell says mind, and it is just simply a working of brain cells according to medical science.
That is definition of mind according to medical science. Right. But according to yogic science, mind is bundle of thoughts, collection of thoughts, Right. and brain is just instruments Right. through which it works. Mind can exist without brain also. Understood, no? Right. So, mind is independent to the brain. Right. It is not only working of brain cells. It is just an instrument for manifesting itself. क्लियर? क्या है हिंदी में बताओ आपको? माइंड है, बंडल ऑफ थॉट्स है, एज पे योगिक साइंस, कलेक्शन ऑफ थॉट्स है. Right. वो अपने इंडिपेंडेंट रहता है, वो ब्रेन के थ्रू मैनिफेस्ट होता है क्या नहीं? पर एज पर मेडिकल साइंस के हिसाब से वो ब्रेन सेल्स का वर्किंग को ही, काम करने को ही माइंड बोलते हैं. तो इसमें दोनों की अलग अलग परिभाषा हो जाती है, मेडिकल साइंस की और योगिक डेफिनेशन दोनों ऐसे अलग हो जाती है. ठीक है, क्लियर है ना? Yes. So collection of bundle of thoughts is the mind. Right. ठीक है. तो माइंड का स्वभाव क्या है? माइंड इज मेड अप ऑफ व्हाट? Cells. Cell. Cells. सेल्स. माइंड. Cells or thoughts. माइंड मतलब थॉट्स, नो? हाँ. इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? किससे बना हुआ है माइंड? विचारों से. विचार ही तो माइंड है. तो हाँ. विचार किससे बने हुए हैं? अपनी लर्निंग्स. सो आपको बताना चाहता हूँ, माइंड इज मेड अप ऑफ 3 गुणास. Three guna, what is gunas? Gunas are nutrition. No. We are not talking about those gunas. We are talking about प्रकृति के 3 गुणे होते हैं ना, हाँ. तमस, रजस और सत्व है. इससे प्रकृति बनती है. उसी से ये मन बनता है. प्रकृति और माइंड वो अलग नहीं है, एक ही चीज है. तो ये 3 गुणों से ये माइंड बना है, तमस, रजस और सत्व. पूरा संसार, पूरी प्रकृति ये 3 गुणों से बनी है. उसमें मन भी आ जाता है. तमस, रजस, सत्व का मतलब क्या? 3 गुण के बारे में क्या बताएंगे? क्या होती है 3 गुण? नहीं मालूम. तो शॉर्ट में बता देता हूँ. तमस मतलब एक तरह का आलस्यपन, जिसमें आदमी, मनुष्य कुछ करना नहीं चाहता, आलस में रहता है, लेजीनेस रहता है, लेजी रहता है. Right. कुछ करना नहीं चाहता है, सोचता रहता है, और दूसरे के कुछ भी कर सकता है उसको अपनी सोच के हिसाब से. उसका हिंसा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, और कुछ खुद का भी बुरा कर लेता है उसमें. सारे दिन काम नहीं करना, खाली सोचना. वो तमस गुण के कारण होता है. अच्छा. माइंड में 3 गुण होते हैं ना, तो तमस गुण के कारण वो पड़ा रहता है, आलसी के माफिक सोता रहता है, बुरा सोचता रहता है, हानि पहुंचाता रहता है दूसरों को. राक्षसी गुण बोलते हैं इसको, है ना. वो दूसरा होता है राजस. राजस गुण में क्या है? आदमी बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, कुछ न कुछ करते रहता है. ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, इतना पैसा कमा लूँ, उतना कमा लूँ, और ज़्यादा बड़ा बन जाऊँ, और ये मैं गाड़ी बंगला हो जाए, और ज़्यादा कुछ न कुछ एक्टिव बहुत रहता है वो आदमी. स्वार्थी बहुत होता है. उसको राजसिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? राजसिक आदमी है ये. रजस गुण जिसमें ज़्यादा होता है
एक्टिवनेस, एक्टिव बहुत ज़्यादा, ए टाइप पर्सनैलिटी बोलते हैं ना जिसे इंग्लिश में। तो ये खाली नाम के खातिर उसको बताया गया, ये मतलब इतना अच्छा है ऐसा नहीं समझ लेने का। तमस और रजस दोनों ही खराब है इस चीज़ में। अच्छा। हाँ, तो ज़्यादा एम्बिशन होना है, महत्वाकांक्षी होना, ये भी अच्छी बात नहीं है। नास्तिक होना भी, जैसे तमस गुण अच्छा नहीं है और रजस गुण अच्छा नहीं है, वैसे ही रजस गुण अच्छा नहीं है। तमस की माफी की, समझ गए ना। जैसे रजस में आजकल ये मटेरियलिस्टिक जमाना है ना, अभी तो सब बस पैसा 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 कमाने की सोचते हैं कि ये कर लूँ और कमाओ, कितना भी कमाओ कम ही पड़ेगा उनको, है क्या नहीं। अब 1 करोड़ कमाया, या 2 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, 50 करोड़ हो जाए, वैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। स्वार्थी आदमी की क्या होता है, राशि आदमी की इच्छा है कि कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है उनकी। तो ये तमस और रजस गुण काफी अपने को जरूरी है, लेकिन जगह जगह पे अपने सोना भी चाहिए, तो तमस भी होना जरूरी है, ऐसा नहीं। तो उससे ज्यादा जो तामसिक बन जाता है, अपना विवेक का यूज नहीं करते हैं और तामस में और रजस में रहते हैं, तो वो खराब कर लेता है अपना। तो तीसरा गुण है सत्व। सत्व गुण बोले तो जो बैलेंस रखता है अपने आप को। सत्व गुण में आदमी अपने आप को बैलेंस रखता है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, अपने सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखता है, दूसरे का भी देखता है, निस्वार्थ भी होता है, अपना भी देख सकता है और दूसरे के बारे में सोचता है। मीन्स अच्छाई के बारे में सोचता है, भलाई के बारे में सोचता है, बैलेंस रहता है हर एक चीज़ में, जीवन जीना थोड़ा बहुत जानता है। ये सब अच्छाई गुण वाले को सात्विक पर्सनैलिटी कहा जाता है। पुण्य करता है और करता है, अच्छे काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, सात्विक पर्सनैलिटी, है क्या नहीं। तो ये 3 गुण वाले अलग अलग टाइप के पर्सनैलिटी हो गई है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो माइंड 3 गुणों से बना है। अपने माइंड में 3 गुण हैं, कम और ज़्यादा प्रमाण में। किसी में ज़्यादा तामस है तो किसी में रजस ज़्यादा है तो किसी में सत्व ज़्यादा है। बाकी तो बाकी 2 गुण थोड़े कम प्रमाण में है, कम ज़्यादा में है। तो हम कौन सी टाइप की पर्सनैलिटी है वो अपने को देखने का है। हम तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है। तामसिक राजसिक में होके सात्विक पर्सनैलिटी बनना बहुत जरूरी है, आज के खास करके आज के मटेरियलिस्टिक टाइम में। ज़्यादा बड़ी एम्बिशन बहुत खराब है, उसमें आदमी सब कुछ अपना नुकसान कर लेता है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इच्छा रखो, महत्वाकांक्षा रखो, तो जरूर से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी नहीं है, अपन ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनने का सोचते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, उसमें अपना ही स्वास्थ्य नुकसान करते हैं, अपने ही परिवार के लोगों के साथ में अपने संबंध खराब कर लेते हैं, अपने ही समाज के साथ में अपने जो रिश्ते होने जो खराब कर लेते हैं, ज़्यादा महत्वाकांक्षी होने के कारण। तो हर एक चीज़ में लिमिट में रहना है, कहने का मतलब सात्विक रहना है, समझ गए ना। तो सात्विक बनते हुए अपने को अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है। जो तामसिक होता है उसको राजसिक पहले बना के फिर सात्विक की तरफ लेके जा सकते हैं, एक तरीका ही है। जो तामसिक ज्यादा होता है ना, उसको कैसे अब आगे बढ़ाएंगे, राजसिक तत्व, उसको पहले राजसिक बनाएंगे, क्योंकि वो आलसी है ना वो, तो उसको पहले राजसिक थोड़ी लालच देंगे, थोड़ा इंसेंटिव देंगे, थोड़े वो ये देंगे, तो वो काम करने को प्रेरित होएगा। वो प्रेरित होने के बाद में वो काम करेगा और फिर राजसिक में से उसको सत्य तरफ लेके जा सकते हैं। ऐसे ग्रेजुअल प्रोसेस में उसको बना सकते हैं, है ना। तो हर एक गुण वालों को आदमी को चेंज हो सकता है, वो कहने का मतलब वो तामसिक को राजसिक को सात्विक बना सकते हैं, वैसे राजसिक को भी सात्विक बना सकते हैं, समझ गए ना।
ये अपने ऊपर है। भगवान ने अपने को विवेक दिया है। क्या दिया है? विवेक। ये 84 लाख योनि आती है, खाली मनुष्य को विवेक दिया है, बाकी कोई योनि में विवेक नहीं दिया गया है। जो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके, अपना लक्ष्य प्राप्त करना, ये खाली मनुष्य को दिया है। कर्म करने की स्वतंत्रता सिर्फ किसको दी है? मनुष्य को। 84 लाख योनि, वो मालूम है ना आपको? हाँ, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स। हाँ, चींटी, हाँ। हाथी। तो अपन कितना मूल्यवान हो गए। अपन 84 लाख में अपने को इतना मनुष्य शरीर दिया जिसमें ये सब विवेक करने की शक्ति दी है और कर्म योनि बनाया है। तो उसका अपन टेक इट ग्रांटेड लेते हैं, अरे क्या है मनुष्य बनाया हुआ, क्या है। और मूल्य जो समझता है मनुष्य का, अभी ये जो मनुष्य जन्म को सफल नहीं बनाया तो वापस 84 लाख योनि भी लेनी पड़ सकती है। तो इसमें लाखों साल अपन वो योनि में, अलग अलग योनि में जाके अपना दुख पाएंगे। तो ये कि जन्म में अपन क्यों नहीं अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले हुए। योगा कोर्स आपने किया है, वो अभी ऐसे कोई नहीं कर सकता है। तो भाग्यवान होता है ना, वही कर सकता है क्या नहीं? ऐसे तो हजार करोड़ लोग हैं, वो लोग नहीं करते, आप ही क्यों करने आए? क्योंकि भगवान की इच्छा से आपको कुछ अच्छे गुण आए वो हिसाब से आप कर रहे तो आपका जीवन सफल हो सकता है क्या नहीं? तो आप बहुत भाग्यवान है कि आपने कम से कम कोर्स तो ज्वाइन किया। आगे उसमें अमल में रखते हैं नहीं, आगे की बात है। आपने कम से कम कोर्स किया, वो अच्छी बात है। हाँ, तो ये 84 योनि में से आपने खाली मनुष्य जन्म को इतना मूल्यवान समझने का है, उसका सदुपयोग करने का है और योग में आगे बढ़ने का है। समझ गए ना? तो सत्व रजस तमस रजस और सत्व से आगे बढ़ के वो तीनों से गुणों के पार भी हो सकते हैं। गुणातीत अवस्था बोलते हैं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी माइंड ये 3 गुणों से बना है, वो ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तमस रजस सत्व गुण क्या होते हैं? समझ। माइंड इज मेड अप ऑफ दिस 3 गुणास। So mind is working through these 3 गुणास ओनली। हमेशा माइंड ये 3 गुणों से काम करता रहता है। और माइंड का स्वभाव एक्चुअली में क्या है? बहुत चंचल है क्या नहीं? चंचल होने के कारण वो एक सेकंड में यहाँ पे है तो दूसरी सेकंड में कहाँ चला जाता है, चंचलता के कारण, है क्या नहीं? गीता, भगवत गीता में बताया ना अर्जुन ने, ये वो बोलता है मेरा माइंड बहुत चंचल है, बहुत बलवान है, और उसको निग्रह करना मतलब उसको रोकना बहुत डिफिकल्ट है। पवन की माफिक है, ये वायु की माफिक है। चंचलम ही मन कृष्णा प्रमादि बल वड्डम तस्याहम निग्रहम वायु दुष्करम। तो वायु की माफिक उसको रोकना डिफिकल्ट है। ये बहुत बलवान है, बहुत चंचल है। तो भगवान कृष्ण ने बताया है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इसको कंट्रोल में किया जाता है। तो बोलता सही बात है, बहुत चंचल है, वायु की माफिक इसको रोकना मुश्किल है, बहुत बलवान है ये। पर उसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। वैराग्य मतलब मीन्स संसार के प्रति अटैचमेंट ना होना, भगवान के प्रति अटैचमेंट होना। समझ गए ना? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चंचलता है ये मनुष्य, इसका स्वभाव है। मनुष्य एक सेकंड में एक चीज चाहिए, दूसरी सेकंड वो इच्छा पूरी होने पे दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। उसका कोई लिमिट नहीं है। एक चीज पा ली तो दूसरी चीज पाने की इच्छा आ जाती क्या नहीं? वो हमेशा एक ना एक चीज को पकड़ता रहता है, कभी फ्री नहीं होना चाहता है। एक चीज पाई तो दूसरी चीज पाने की इच्छा करता था, दूसरी पाई तो तीसरी, तीसरी तो चौथी। तो उसका स्वभाव क्या है? हर एक को पकड़ना, एक ना एक चीज, नई नई चीज को पकड़ना है। तो अपने को विवेक का यूज करते हुए उसमें फंसना नहीं है। तो कंट्रोल रखना है अपने को।
तो ये एक्चुअल 3 दोष है एक्चुअल माइंड में, चंचलता है, मलिनता भी है, और तीसरा अज्ञानता है। 3 दोष वाला है ये माइंड, ओके। मलिनता वाला, चंचलता वाला और अज्ञानता वाला। समझ में आ गया माइंड के बारे में? तो माइंड का स्वभाव आपने जान लिया, और उसको माइंड में 4 चीज़ों से बना है। कौन सी 4 चीज़ें हैं? माइंड मतलब क्या है? कौन सी चीज़ों से बना है माइंड? 3 गुणों से। वो तो बना है, पर उसमें 4 चीज आ जाती है, 4 फैकल्टी आ जाती है, जैसे कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। माइंड मतलब मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, 4 चीज आ जाती है इसमें। मन बोले तो इमोशंस, थॉट्स, थॉट्स। बुद्धि बोले तो इंटेलेक्ट, हाँ। और मन का काम क्या है? इंफॉर्मेशन गैदर करना। और बुद्धि का काम क्या है? उसको ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। चित्त का काम क्या है? उसको जमा करना और मेमोराइज करना। और अहंकार का काम क्या है? उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये मन एक ही है, पर वो 4 तरह से फंक्शन करता है। क्या रूप में करता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में 4 तरह से फंक्शन करता है। तो चारों फंक्शन क्लियर हो गया आपका मन के? हाँ। कैसे काम करता है मन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पोस्टमैन का काम करता है, ऐसे समझ लो ना आप। वो एग्जाम्पल पोस्टमैन क्या करता है? जो भी लेटर्स आता है उसको कलेक्ट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, राइट, और उसको फिर सॉर्टिंग करता है, मीन्स उसको ऑर्गेनाइज करता है, करेक्ट। है क्या नहीं? और फिर उसको एक जगह जमा करता है, और फिर फाइनली डिलीवरी करता है। ये पोस्टमैन का काम हो गया ना? बिल्कुल। वैसे ही माइंड क्या करता है? इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है, फिर वो जमा करता है, मेमोराइज करता है, और फिर उसको आइडेंटिफाई करता है। डिलीवरी करना पड़ेगा ना अपने को लेटर, तो किसको डिलीवरी करने है? तो आइडेंटिफाई करता है, ये नाम के व्यक्ति को देना है। तो वो अहंकार का काम है। अहंकार आइडेंटिफाई, मैं करता हूँ या ये करता है, वो अहंकार का काम है ना। कौन करता है वो? करेक्ट। तो बताइए, आप बताइए अभी 4 फंक्शन क्या है माइंड के? माइंड के बेसिकली पोस्टमैन का काम है, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन अपना ये थॉट्स, अपने जो सोच है वो मन है। क्या करता है मन? सोचता है, वो कलेक्ट करता है। हाँ, इंफॉर्मेशन, ज्ञान लेता है, सूचनाओं लेता है। हाँ, वो लेता है। फिर बुद्धि अपने जो है इंटेलेक्चुअल है, वो समझती है कि ये क्या है, ये कैसे है, और उसको ऑर्गेनाइज करती है। ऑर्गेनाइज करती है। और जो अपना जो चित्त है वो चित्त अपना मेमोरी है, जो सेव करता है और ऑर्गेनाइजिंग में वो हेल्प करता है, मेमोराइज करता है। और जो अहंकार है वो सब चीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, आइडेंटिफाई करता है और कोऑर्डिनेट करता है। आइडेंटिफाई करके अपने जाने कौन है, क्या है, क्या हाँ, वो आइडेंटिफाई करता है। वो अहंकार का काम है। अहंकार। मैं किया, उसने किया, ऐसे वो आइडेंटिफाई करता है। करेक्ट, सूचनाओं में भी आइडेंटिफाई करता है। करेक्ट, तो ये मन ऐसे 4 रूप में काम करता है। डेफिनेटली। क्लियर है ना? तो माइंड 4 में डिवाइड हो गया है, राइट। और माइंड एक ही है। अब उन और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन के लिए आपको ये डिटेल में बताया है कि माइंड एक्चुअली में क्या है। वो माइंड के साथ में क्या कनेक्टेड है? अपना बॉडी भी कनेक्टेड है। राइट। तो बॉडी ज़्यादा पावरफुल है या माइंड पावरफुल है? माइंड है ना? तो बॉडी भी पावरफुल है ना, लिए करेक्ट। पर बॉडी से ज़्यादा पावरफुल माइंड है। तो इफेक्ट माइंड का बॉडी पर ज़्यादा है, नहीं कि बॉडी का ज़्यादा इफेक्ट माइंड पे है। कैसे? क्योंकि बॉडी माइंड से कनेक्टेड है। हाँ,
तो जो भी बॉडी पे इफेक्ट होता है वो माइंड के कारण होता है, ज़्यादा इफेक्ट। बॉडी के कारण भी माइंड पे इफेक्ट हो सकता है, और ज़्यादातर देखा गया है माइंड का इफेक्ट बॉडी पे ज़्यादा होता है बजाय कि बॉडी का इफेक्ट माइंड पे। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी साइकोसोमेटिक डिसीज है माइंड के कारण बॉडी पे आते हैं, नहीं कि बॉडी के ऊपर, बॉडी के कारण माइंड पे आज बहुत कम आते हैं, है ना। तो माइंड का इफेक्ट ज़्यादा हो गया ना बॉडी पे, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। तो ऐसे माइंड इज मोर पावरफुल देन बॉडी। बॉडी इज जस्ट सर्वेंट एंड माइंड इज मास्टर। क्लियर? सो माइंड क्या काम करता है फिर, और सब सूचना, ये जो आपने बताया, शरीर में अपनी जो भी इंद्रियां है वो देखना, सुनना वगैरह, देखना, ये इसके पीछे कौन है? माइंड है। राइट। ये इंद्रियों के पीछे भी कौन है? माइंड है। जो अपन समझो अभी आप आँख से देखते हैं तो आँख, तो आप बोलते माइंड, आँख देखती है, लेकिन एक्चुअली भी कौन देखता है? दिमाग, माइंड। जैसे कोई आदमी पास होता है, लेकिन हम दूसरे विचार में होंगे तो वो आदमी को अपन नहीं देखते हैं, चला जाता है, चला गया वो अपने मालूम ही नहीं करता है। पर जो अपन ध्यान से देखेंगे, माइंड से देखेंगे, तो माइंड को अपन नोटिस कर लेंगे, है क्या नहीं। जो देखने का काम भी, सुनने का भी काम, जो सब पांचों इंद्रियों काम है, सब वो माइंड ही करता है। और ऐसे लिखने में आता है कि ये इंद्रिय करता है, इंद्रिय के पीछे जो माइंड है वही सब काम करता है ना। करेक्ट। तो माइंड, ये सब सेंसेस का भी काम वो सब माइंड के द्वारा ही होता है। क्लियर है क्या नहीं? यस। ये जो कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड है, ये 3 तरह के लेवल है माइंड के। कॉन्शियस बोले तो जागरूक, और सब कॉन्शियस बोले तो अर्ध जागरूक, और सुपर कॉन्शियस बोले तो पूर्ण जागरूक। हाँ, तो ये अलग लेवल है माइंड के। कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। वैसे ही माइंड के स्थितियाँ भी होती है, अलग अलग स्थिति होती है। मूड अवस्था में होता है, जैसे एब्सेंट माइंडेड होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मूड अवस्था। ज़्यादा वो सोचता नहीं है, मूड अवस्था में रहता है माइंड। दूसरा शिफ्ट अवस्था, मूड के बाद में शिफ्ट, मीन्स उसमें शिफ्ट रहता है। तीसरा विक्षिप्त अवस्था में होता है, बहुत चंचल रहता है, एजिटेटेड रहता है क्या नहीं। सो मूड, शिफ्ट, विक्षिप्त, और उसके बाद में और क्या होता है? निष्क्रिय भी हो जाता है कई बार, बिना कुछ भी नहीं करता है, तो निष्क्रिय अवस्था भी बोली जाती है इसको, माइंड की। से अलग अलग अवस्था में रहता है वो। और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये भी उनकी अवस्था ही है। जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति में। जागृत अवस्था में अपन जो जागृत है उसको, स्वप्न अवस्था बोले तो नींद नहीं, स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था मतलब ड्रीम अवस्था। और सुषुप्ति बोले तो वो नींद की अवस्था। ये सब माइंड के बारे में बता रहा हूँ, आपको याद रहेगा। आप नोट तो कुछ करते नहीं हो, आप तो खाली इसमें देख रहे हो। आपका ध्यान कहाँ पे है? नहीं, मैं बना लूंगा नोट्स, ये देख के मैं बना लूंगा। बहुत जरूरी है, आपको साथ साथ में नोट करते जाना है। इतना इम्पोर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ मैं, तो उसको आपको याद रखना है ना, याद कर लूंगा मैं। तो माइंड अपना, आपको इतना सब इम्पोर्टेंट, कहीं पे आप माइंड के बारे में पुस्तक नहीं मिलेगी आपको। ये इतने जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, दुनिया में कोई पुस्तक ढूंढने जाएंगे कहीं नहीं मिलेगी आपको।
तो ये जो नॉलेज आपको दिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपको, उसको ऐसे सिंसियरली लो कि उसको हर एक को अभी आप इसमें सुन के आप नोट करना, नोट बनाना और फिर नोट करना, ठीक है। तो माइंड को अभी दूसरी चीज़ों से भी कंपेयर किया है, कौन सी चीज़ों से कंपेयर किया वो भी आपको बता देता हूँ कि माइंड को एक भूत के हिसाब से या जिन के हिसाब से भी उसको उस साथ में कंपेयर किया है। जैसे एक स्टोरी आती है, एक आदमी होता है, वो अपने गुरु के पास जाता है, वो उसके पास जो मंत्र विद्या सीख लेता है, वो सीख के वो अपने यहाँ से मंत्र के द्वारा एक जिन को उत्पन्न कर लेता है। जिन बोले तो घोस्ट, वो घोस्ट उत्पन्न कर लेता है। फिर वो घोस्ट आने के बाद में बोलिए स्वामी जी मैं क्या करूँ, आपका मत स्वामी हो गया ना, उसने उत्पन्न किया तो वो आदमी का। तो बोलते हैं मैं आप जो भी काम करेंगे बताएंगे वो मैं करूँगा, लेकिन मेरे को खाली मत छोड़ना। खाली छोड़ने के तो फिर मैं खाली नहीं रखता हूँ, तो मैं आपको खा जाऊँगा फिर। तो ठीक है, मैं तो बोलता आपको काम देता रहूँगा। तो उसमें कोई ना कोई काम देता रहता है, ये बना दे, ये बिल्डिंग बना दे, ये कार ला दे, ये काम कर दे, वो काम करे, जितने भी काम है वो उसको देता रहता है, उसको बिजी रखता है। वो सब काम खत्म हो गए, फिर क्या आगे क्या करूँ, तो आगे वो काम नहीं बता रहा है, तो उसको मारने को जाता है। फिर वो अपने गुरु के पास वापस जाता है। अरे गुरु जी ये तो मैं आपने जो मंत्र बताया तो उससे मैंने ये गोश्त बनाने का गोश्त उत्पन्न किया, वो तो मेरे को मारने को आ गया, अभी उसको काम चाहिए, तो मैं क्या करूँ। तो गुरु ने बताया अरे तूने ये सब काम गलत किया है, तू पहले ऐसा कर, तू वो एक खंबा लगा दे, वो खंबा पे उसको चढ़ने उतरने को बोल, तो उसमें वो बिजी हो जाएगा, वो तेरी जान बच जाएगी। तो वो आके फिर वो ऐसे किया और वो उसको बोला तू ऐसे उतरते चढ़ते रह, बस यही तेरा काम है। तो इसमें से अपने ये स्टोरी में से क्या सीख लेने का, कहने का मतलब ये गोश्त तो है वो और कोई नहीं है भाई, अपना मन है। कौन है? मन को भी कुछ न कोई काम चाहिए। वो उसको खाली छोड़ेंगे तो वो अपने को खाने को दौड़ता है। जैसे बोला गया है ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स माइंड। जब भी माइंड को खाली रखेंगे वो अपने को खाने को दौड़ेगा, डेविल बन जाएगा। इसीलिए डेविल को वर्कशॉप बोला गया है ना। तो माइंड एक घोस्ट की तरह है, समझ ले हुए। दूसरा उसको बंदर की तरह भी कहा गया है। बंदर की माफक बोले तो एक डाली पे से दूसरी डाली पे कूदता रहता है ना बंदर, वैसे ही ये भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे कूदता रहता है माइंड। एक व्यक्ति पे से दूसरी व्यक्ति पे, दूसरी एक वस्तु से दूसरी व्यक्ति पे माइंड कूदता रहता है। वो बंदर की अलावा पक्षी की तरह भी उपमा दी, पक्षी की तरह। जैसे पक्षी हवा में उड़ता रहता है वैसे मन भी हवा में उड़ता रहता है क्या नहीं। माइंड बंदर की तरह बताया, पक्षी की तरह बताया। पवन की माफिक वो पवन जोर से बहता है और सब नुकसान करता है ना, जैसे माइंड भी स्पीड आके नुकसान कर सकता है अपना, है क्या नहीं। बंदर की जब हिरन, एक हिरन भी होता है, हिरन होता है वो बहुत अनस्टेडी होता है, तो उससे भी साथ में उसकी कंपेरिजन की है। अनस्टेडीनेस, माइंड अनस्टेडी रहता है, स्टेडी नहीं रहता है। तो हिरन की माफक ये माइंड अनस्टेडी है। तो अलग अलग तरह से कंपैरिजन की है माइंड के बताने के लिए, है क्या नहीं। वो एक इसको बच्चे की माफक नोटी होता है, तो माइंड भी नोटी है इस तरह से, है ना। और ये हर एक चीज़ पे आसक्त हो जाता है। जैसे वैसा होती है वो हर एक मनुष्य पे, हर एक आदमी पे आसक्त हो जाती है, वैसे माइंड भी कुछ वस्तु पे या व्यक्ति पे आसक्त बहुत जल्दी हो सकता है। तो माइंड को वैसा की तरह भी माना गया है क्या नहीं। वो ऐसे बहुत तरह से माइंड को कंपेरिजन की गया है, क्योंकि इतना एक चंचल माइंड है। तो वो हिसाब से चंचलता के हिसाब से उसको कंपेरिजन की है। क्या हिसाब से किए? चंचलता के हिसाब से सब माइंड की कंपेरिजन। घड़ी का पेंडुलम होता है, आगे आगे घूमता है, ऐसे डोलता रहता है पेंडुलम, है क्या नहीं।
टेनिस बॉल की माँ में कूदता रहता है। तो ऐसे तरह तरह से माइंड को बताया गया है कैसा इसका स्वभाव है। तो अपने को ये समझते हुए, माइंड को समझते हुए अपने को माइंड को कंट्रोल करना है। क्या? तो माइंड के बारे में, नेचर के बारे में बता रहा हूँ, माइंड क्या क्या स्वभाव होता है। माइंड भी अपने को, माइंड को स्वर्ग भी बना सकते हो, नर्क भी बना सकते हैं। माइंड कैन मेक हेल ऑफ हेवन और हेल ऑफ हेवन ऑफ हेल, है क्या नहीं? तो जैसे अपन बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। भगवान मन को मंदिर भी बना सकते हैं अपन भगवान को, जिसमें भगवान शुद्ध करके मन को अपन भगवान का मंदिर भी बना सकते हैं। करेक्ट। उसका अब गार्डन भी बना सकते हैं जिसमें अलग अलग फूल खिला के, सुख शांति संतोष समता के फूल खिला के अपन उसमें गार्डन में रह सकते हैं। करेक्ट। वही उसी में अपन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भर लिए तो वो एक गार्डन की जगह अपना नर्क बन जाएगा। करेक्ट। है क्या नहीं? तो ये अपने को नरक नहीं बनाना है, स्वर्ग बनाना है और गार्डन बनाना है, मंदिर बनाना है मन को साफ शुद्ध करके, है क्या नहीं? माइंड को अपने इंद्रियों में लगाम लगा के, लगाम का उपयोग भी कर सकते हैं। माइंड इज लाइक रेन और लगाम, इंद्रियों को भी कंट्रोल करना है, पांचों इंद्रियों से। ना तो अपने ज़्यादा देखना है, ना ज़्यादा टेस्ट करना है। मीन्स पांचों इंद्रियों में अलग अलग स्वभाव होते हैं ना, तो पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल कौन करता है? माइंड। माइंड करता है। तो उसका लगाम की तरह उसका उपयोग भी हमें करना है। तो अपने फायदे के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए ये सब माइंड का उपयोग ऐसे हमें करना है। तो आगे अपन माइंड को कहा गया है वो बंधन और मोक्ष का भी वही कारण है, माइंड ही है। माइंड के कारण ही अपने को क्या मिलता है? मोक्ष तक मिल जाता है, भगवान की प्राप्ति तक हो जाती है। वो माइंड के कारण ही अपन बंधन में, जन्म जन्म में बंधन में रहते, 84 लाख योनि भटकते रहते हैं। तो बंधन का कारण भी माइंड ही है। मन एवं मनुष्याणाम कारण है बंधन मोक्ष, जैसे अपने शास्त्रों में बताया गया है। मन ही बंधन और कारण का, बंधन और मोक्ष का कारण है। समझ गए ना? तो मन कितना इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है योगा में। सब डेफिनेशन अपन देखी सब योगा की, मन को ही कंट्रोल करने के लिए बताई गई है, ठीक है नहीं? तो कितना ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये योगा। मन को कंट्रोल कितना डिफिकल्ट है करना। अपन तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं लेकिन मन को नहीं जीत सकते। कहा गया है ना, यू कैन विन होल वर्ल्ड बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विन द माइंड। So we, after understanding all these things, we should be very careful. Use our discrimination everywhere, each movement everywhere, every decision. How I can be going towards, how can I go to my goal by controlling the mind. This is so much useful. So after understanding all this, we should apply in the mind. Okay? Yeah. So, if I tell you more, but time is short, I cannot go on giving you more and more Details. So, today this much is sufficient and you apply this in your life. Okay? Yes. And we'll see further how to control this mind more by yoga. That we'll see tomorrow. But today it is sufficient. Huh? And you apply this, all this, whatever I told you, and write this and make a note. And then keep it in your mind, everything. Okay? Thank you. Let us complete the session with prayer. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramayaha.